13 पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने जितने भी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं करवाए हैं, जिसने भी नहीं देखा वो मेरे चैनल या प्लेलिस्ट पे जाके देख सकता है। चलते हम आज के पेपर को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है हमारा, अकॉर्डिंग टू कीन्स, as income rises, lower portion of income is spent on consumption। तो ये कीन्स ने अपने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में ये कहा है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, लोग अपने इनकम का जो पोर्शन है वो अब कम खर्चा करते हैं पहले से ज़्यादा, पहले के कंपैरिजन में। तो लोअर पर्सन कंजम्पशन पे वो पहले के कंपैरिजन में अब कम खर्चा करते हैं, ये कीन्स ने कहा है। तो ये स्टेट सही है हमारा। दूसरा है, अकॉर्डिंग टू कुजनेट, एज इनकम इंक्रीजेज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रिमेन फेयरली स्टेबल एंड कॉन्स्टेंट। कुजनेट के हिसाब से जैसे जैसे इनकम हमारी इंक्रीज करती है, हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ये स्टेबल रहती है। अगर हम देखें तो कुजनेट ने 1869 में इसने एक कंजम्पशन को स्टेबल माना है, और इसी कुजनेट की ही स्टडी को आगे बढ़ाते हुए कीन्स ने अपनी स्टडी दी थी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, शॉर्ट रन में हमारा कंजम्पशन फंक्शन C+C=C0+BY होगा, लेकिन लॉन्ग रन में वो CBY के इक्वल हो जाएगा। तो ये इन्होंने फंक्शन दिया था, लॉन्ग रन में APC=MPC हो जाएगा, और शॉर्ट रन में APC बड़ा ग्रेटर होगा MPC के। तो ये कीन्स का फंक्शन है, और उन्होंने ये दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is equal to average propensity to consume for all level of income, the corresponding consumption C will be। अभी देखिए, मैंने जो कीन्स का, ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कीन्स का जो है जिसमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इक्वल हो जाता है, तो वो लॉन्ग रन में होता है, और लॉन्ग रन में जो कंजम्पशन फंक्शन है हमारा BY के इक्वल हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिकॉज। ट्रांसफर पेमेंट ऐसे पेमेंट को बोलते हैं जहाँ पे इसके पेमेंट करने की वजह से किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज हमें रिटर्न में प्रोवाइड नहीं होते हैं, उसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपने किसी को उधार दिया है तो उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि जो उधार देने वाला है, जो इंटरेस्ट चुका रहा है, वो अपना पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है आपको, लेकिन उसके बदले में उसको भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। ऐसे ही गवर्नमेंट के भी कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं। गवर्नमेंट जो उधार लेती है उसको पे करना होता है इंटरेस्ट पेमेंट के तौर पे, तो उसको भी ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। या गवर्नमेंट कुछ पेंशन्स वगैरह देती है, तो वो भी ट्रांसफ़र पेमेंट में ही इंक्लूड होती हैं। अब इसमें हमें पूछा है कि ट्रांसफ़र पेमेंट बाय गवर्नमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि NDP में वो इंक्लूड क्यों नहीं होती है। अब इसे इसे हमें बताना है कि वो इंक्लूड क्यों नहीं होती है। पहला हमें ऑप्शन दिया है कि दे आर गिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द रिसिपिएंट्स। क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से रिसिपिएंट को गिफ्ट होता है? तो ऐसा तो है नहीं, ये गिफ्ट नहीं होता है। दे आर नॉट काउंटेड एज अ कमोडिटीज़। क्या उसको हम कमोडिटीज़ की तरह पे काउंट नहीं करते हैं? फिर नो corresponding product of a goods and services had taken place to मैच सच पेमेंट्स। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि किसी भी तरह के हमें गुड्स एंड सर्विसेज का कोई भी प्रोडक्शन का हमें कोई ऐसा कुछ हमें प्राप्त नहीं होता है ऐसे पेमेंट्स के लिए, तो उसे ही हम बोलते हैं। इसीलिए इसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो इंक्लूड किया जाता है जिसमें से गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्राप्त हुए हों, इसलिए हमारा ऑप्शन C करेक्ट होगा। इसका हिंदी में इस नेक्स्ट स्लाइड में है, और जो हिंदी में बच्चे हैं वो इसमें से एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, फिलिप कर्व सेटअप द रिलेशनशिप बिटवीन। तो फिलिप कर्व किस पे रिलेशनशिप को सेटअप करते हैं? तो फिलिप कर्व सेटअप करते हैं रिलेशनशिप को यहाँ पे, ये रहा, इधर साइड रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट और इधर साइड इन्फ्लेशन, और इन्होंने एक कर्व दिया था जो इस तरह से 5% के बाद ये
ये 5% के बाद ये डिक्रीज कर जाएगी इसी के ऊपर तक। इसी को बोलते हैं फिलिप्स कर्व, जिन्होंने अपना इनवर्स रिलेशन दिया था कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम होगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट पोटेंशियल जीडीपी, अगर इकोनॉमी पोटेंशियल जीडीपी ऑपरेट कर रहा है, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड टू, अगर मान लीजिए हमारी इकोनॉमी एकदम पोटेंशियल जीडीपी पे ऑपरेट कर रही है, ये इकोनॉमी है, ये एक्सपेंडिचर है, ये पोटेंशियल पोटेंशियल जीडीपी है, इस पे हमारी इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है। अगर हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? तो मनी सप्लाई को अगर हम इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल जीडीपी जब हमारी इकोनॉमी ऑपरेट होगी तो उसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्योंकि मनी सप्लाई तो तभी इंक्रीज होगा ना कि जब लोगों में डिमांड होगा, और डिमांड होने की वजह से ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरेट होगा। मनी सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो लोगों के हाथ में पैसे आ जाएंगे, और पैसे ज़्यादा आएंगे तो लोग प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है बहुत महंगे दामों में मिलने लगेंगे और रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। उसी को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो यही जनरेट होगा इकोनॉमी में जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, in a long run, in a long sum, the transitory consumption will be, तो ट्रांजिटरी कंजम्पशन लॉन्ग सम में कैसा हो जाता है? तो ट्रांजिटरी कंजम्पशन लॉन्ग टर्म में ये ज़ीरो हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ ज़ीरो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर ये ज़ीरो क्यों होगा, ये भी इसका भी रीज़न सुन लीजिए। ये ज़ीरो इसलिए होगा क्योंकि लोग जो उपभोग है लोगों का दीर्घ अवधि में वो अस्थायी उपभोग नहीं होता है, वो परमानेंट उपभोग हो जाता है। इसीलिए वो अस्थायी उपभोग यानी ट्रांजिटरी कंजम्पशन ज़ीरो हो जाता है और परमानेंट कंजम्पशन हमारा रहता है। इसलिए यहाँ पे ज़ीरो ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू कीन्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टू फैक्टर्स, तो कीन्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डिमांड किस पे डिपेंड करता है ये हमें बताना है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो क्लासिकल ने भी बताया था, लेकिन कीन्स के अकॉर्डिंग मार्जिनल इफिशियंसी टू कंज्यूम, मार्जिनल इफिशियंसी टू कंज्यूम एक तरह से मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल ही है, लेकिन कीन्स ने मार्जिनल इधर आ रहा है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल ये हमारा मैच कर रहा है एकदम परफेक्टली। अब कीन्स ने ऐसा क्यों बोला था कि मार्जिनल ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल के इक्वल होना चाहिए इन्वेस्टमेंट? क्योंकि अगर हमारा मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल में इतनी इफिशियंसी ही नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट को और अच्छा कर सकता है, तो इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट के फैक्टर को हम इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट है हमारा अच्छा नहीं माना जाएगा अगर कैपिटल ही हमारी इफिशिएंट ना हो तो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप सबको पता है कि ये उस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्टली मैच होगा। नेक्स्ट है हमारा, फॉर द डिमांड फंक्शन, अगर हमें डिमांड फंक्शन दिया और सप्लाई फंक्शन दिया है, एक्सेस डिमांड अगर हो जाता है अबाउट द मार्केट इक्विलिब्रियम इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, तो एक्सेस डिमांड हम उसको बोलते हैं जब हमारा डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई से, यानी कि जब डिमांड सप्लाई ज़्यादा हो गया और सप्लाई से, उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। अब एक किस सिचुएशन में एक्सेस डिमांड हमारा होगा? तो एक्सेस डिमांड हमारा तब होगा जब हमारा ये डी अपॉन डी पी, यानी कि जो हमारा ये डिमांड है, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ज़ीरो से कम होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि ये एक्सेस डिमांड हो गया है अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें दो स्टेटमेंट बताना है और हमें बताना है, एक दिया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय अ प्रोड्यूसर एंड कुड नॉट ड्यू पॉली इक्विलिब्रियम। हमें बताना है कि विच इज़ द अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ नैश इक्विलिब्रियम। तो नैश इक्विलिब्रियम के लिए अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल कौन सा है? तो नैश इक्विलिब्रियम कब होता है? अब हमें दिया है कि ये नैश इक्विलिब्रियम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय अ प्रोड्यूसर नहीं होता है। नैश इक्विलिब्रियम हम उसे कहते हैं जहाँ पे हमें दोनों प्रोड्यूसर या कंज्यूमर दोनों को इक्वल इक्विलिब्रियम पे वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं।
तो ये क्रोनॉट डिओपॉली इक्विलिब्रियम में एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है कि जहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्रोनॉट डिओपॉली इक्विलिब्रियम ही क्यों है? डिओपॉली ऐसी सिचुएशन, ऐसे मार्केट को बोलते हैं जहाँ पे दो बायर होते हैं। तो दो बायर ही हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, तो वो अच्छे से मार्केट को कंट्रोल कर लेंगे और वहाँ पे क्रोनॉट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्रोनॉट इक्विलिब्रियम इसलिए हो जाएगा क्योंकि क्रोनॉट जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होता है, जबकि बार्टरलैंड प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर प्राइस क्यों नेश इक्विलिब्रियम नहीं देगा? क्योंकि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस, अगर दो डिफरेंट प्राइस है दो फर्म की, तो जो प्राइस कम होगा वो तो नॉर्मली है, ये लोग उसी को लेंगे जो जिसमें प्राइस कम होगी। लेकिन अगर हम क्वांटिटी पे खेलते हैं तो क्वांटिटी में ये सिचुएशन नहीं आएगी। लोग देखेंगे कि किस में क्वांटिटी कैसी है, उसको देख समझ के लेंगे। तो क्रोनॉट डिओपॉली इक्विलिब्रियम में एक परफेक्ट एग्जांपल है नैश इक्विलिब्रियम का। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ही एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका ये हिंदी वर्जन है, अगर जो बच्चे हिंदी में हैं आप एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन फर्म आर एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट? तो किस मार्केट सिचुएशन में फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए एबल होती है? तो वो मार्केट सिचुएशन है हमारा, देखिए, प्राइस लीडरशिप ऐसे उसे कहते हैं जहाँ पे जो ओल्ड फर्म है वो प्राइस को डिसाइड करती है, तो और बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। कार्टेल उसे कहते हैं जहाँ पे सारे फर्म मिलके अपना जॉइंट प्रॉफिट अर्न करते हैं, जबकि एट अ किंग पॉइंट में प्राइस रिजिडिटी होता है यहाँ पे। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी फर्म अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक इसका पार्ट है, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। अभी आजकल इसका एग्जांपल अगर देखिए, जैसे आईफोन है, तो आईफोन क्या हो, आईफोन हर साल आईफोन अपना एक एक आईफोन लॉन्च करता है और उसमें बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस करके नेक्स्ट टाइम उसके प्राइस को बढ़ा देता है और लोग बहुत खुशी खुशी उसको लेते हैं। तो यही एक ऐसा मार्केट है जो एबल होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के एक करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर इन अ डिटर्मिनेशन ऑफ वेज। वेज का डिटर्मिनेशन कब होगा? वेज का डिटर्मिनेशन तब होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इक्वल होगा मार्जिनल वेज के। अगर हम इसको ग्राफ से देखें तो ये हमारा MRP है और ये MW यानी मार्जिनल वेज है। जब ये दूसरे को यहाँ पे कट करते हैं तभी जाके ये ये फैक्टर है जो जिसे वेज डिटरमाइंड होता है, ये मार्जिनल वेज है। तो ये एक तो ये हो गया, और जो डिमांड एंड सप्लाई होती है लेबर की उसकी वजह से होता है। बाकी MRP ऑफ लेबर एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पे नहीं डिपेंड होता है, क्योंकि एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर थोड़ा सा नीचे सेट होता है। इसकी वजह से यहाँ पे अगर एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पे अगर मार्केट डिटर्मिनेशन होने लगे वेज का, तो इससे लेबर का एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाएगा। ये जो पॉइंट है, ये जो मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बीच में है, इसको बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर। इसकी वजह से इस पे नहीं सेट होता है और एवरेज वेज पे भी नहीं होता है। मार्जिनल वेज पे हमारा MRP ऑफ लेबर अगर मार्जिनल वेज के इक्वल हो उसी टाइम डिटर्मिनेशन ऑफ वेज होता है, और डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर पे होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। अगर हम स्ट्रेट लाइन ऑफ डिमांड कर्व की बात करें तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये हमारा स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है। बोथ एक्स टचिंग बोथ द एक्सिस, यानी कि डिमांड कर्व दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी और एक्स एक्सिस को भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द डिमांड इज इलास्टिक। तो अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखें एक स्ट्रेट लाइन पे, तो अलग अलग डिमांड इलास्टिसिटी होती है। जैसे अगर यहाँ पे डिमांड इलास्टिसिटी देखें तो यहाँ पे होती है 0, यहाँ पे होती है इन्फिनाइट, सबसे बीच में डिमांड इलास्टिसिटी 1 के इक्वल होती है,
इसके ऊपर ग्रेटर देन 1 होती है और इसके नीचे लेस देन 1 होती है। हमें पूछा है कि डिमांड अगर इलास्टिक सिचुएशन हो तो जब 0 से ऊपर होती है ये इलास्टिसिटी को दिखाता है और ये इधर 0 से नीचे इन इलास्टिसिटी को दिखाता है। इलास्टिसिटी कब होगी? जब एबव द मिड पॉइंट हमारा क्या कहाँ है? यहाँ पे है बीचों बीच। अब एबव यानी कि इसके ऊपर जो पोर्शन होगा वो इलास्टिसिटी को दिखाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हिंदी में दिया है, जो बच्चे हिंदी में है वो देख लेंगे इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टलस्की इक्वेशन डील विद द डीकम्पोजिशन ऑफ। अगर हम डीकम्पोजिशन की बात करें तो एक हिग्स इक्वेशन है और एक स्टलस्की इक्वेशंस है, जिसमें इस इन्होंने बताया कि जो प्राइस इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट इक्वल होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्लस इनकम इफेक्ट के। तो इन्होंने ये दो तरह के इफेक्ट को डिकम्पोज करके अपना इक्वेशन बनाया था, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली विल चार्ज अ हाई प्राइस इन अ मार्केट इन विच प्राइस इलास्टिसिटी इज। तो प्राइस इलास्टिसिटी कब वो हाई प्राइस चार्ज करेगा मार्केट में? तो वो हाई प्राइस तब चार्ज करेगा जब डिमांड जो है वो कम है। यानी कि डिमांड अगर कम है तो वो प्राइस को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। उसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। अगर मान लीजिए अगर वो बोलता कि कब वो लोअर प्राइस चार्ज करेगा, तो लोअर प्राइस वो तब चार्ज करेगा जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड ग्रेटर हो जाएगा, तब वो क्या करेगा? लोअर प्राइस चार्ज करेगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या होगा? डिमांड इज स्मॉलर, तब डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट विल चार्ज हाई प्राइस इन द मार्केट इन अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्मॉलर। अगर हम इसको ग्राफ में देखें, यहाँ पे डिमांड हमारी कम है, तो यहाँ पे अगर डिमांड हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हमारा कम है तो क्या होगा? यहाँ पे थोड़े से हल्के से प्रोडक्ट बढ़ने पे जो हमारा प्राइस है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। देख रहे हैं, अगर इतना सा ये यहाँ पे आउटपुट चेंज हो रहा है तो प्राइस में कितना ज़्यादा हाइक हो रहा है। तो इसी इसी वजह से ये चार्ज करेगा जब डिमांड हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्मॉलर होगा। नेक्स्ट है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्जेक्टिव किस प्लान में दिया गया था? तो इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्जेक्टिव 11th 5 ईयर प्लान में दिया था। उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव एंड फास्टर ग्रोथ की बात हुई थी ऑब्जेक्टिव की, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका हिंदी वर्जन है, आप एक बार देख लीजिएगा जो हिंदी के बच्चे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, मैच द फॉलोइंग हमें बताना है। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एक लिंकेजेस की बात अनबैलेंस्ड ग्रोथ में हिचमैन ने की है, तो ये हो जाएगा अनबैलेंस्ड ग्रोथ। फिर टर्नपाइक थ्योरम ये दिया है वॉन एंड न्यूमैन मॉडल ने। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल ये मार्क्स का मॉडल है, और ए के फंक्शन ये इंडिजिनस ग्रोथ मॉडल है, जिसमें वाई क्या है? ए के, यानी कि इन्होंने इंडिजिनस ग्रोथ फंक्शन की बात की है और यहाँ पे कोई अलग अलग से यानी कि डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न्स की बात नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कोड में सी मैच कर रहा है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ फॉलोइंग वेरिएबल फैक्टर आर यूज इन कंस्ट्रक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं। पहला तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, और तीसरा है हमारा रियल जीडीपी पर कैपिटा या रियल जीएनपी पर कैपिटा या जीडीपी पर कैपिटा।
हम देखते हैं कि हमें कौन सा दिया है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ दिया है और रियल जीडीपी पर कैपिटा दिया है। मोर्बिडिटी इसका फैक्टर नहीं है, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, जो बच्चे हिंदी के हैं वो एक बार यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेडिटेड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीजी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो एलपीजी मॉडल कब आया था? 1991 में, और उसको डेवलप किया था मनमोहन सिंह और राव गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट हमारे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल एक्सप्लेन द पैराडॉक्स pertaining to rural urban migration in context of rising urban employment। यानी कि ऐसा कौन सा मॉडल है जिसने रूरल अर्बन माइग्रेशन की बात की है, तो उसको बोलते हैं टुडोरो मॉडल। इसको हैरड एंड टुडोरो ने दोनों ने दिया था। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 4। अब ये माइग्रेशन में हैरड एंड टुडोरो ने, यानी कि टुडोरो मॉडल ये 1969 की में आया था, और इसमें माइग्रेशन के जो फैक्टर बताया गया था, माइग्रेशन के इन्होंने 2 फैक्टर बताए थे कि माइग्रेशन क्यों होता है। तो इसके 2 फैक्टर है, एक तो पुश फैक्टर और एक पुल फैक्टर। ये पुल फैक्टर। अब पुश फैक्टर क्या कहता है? तो पुश फैक्टर में जब बहुत आदमी मजबूरी में काम ढूंढने जाता है रूरल से अर्बन, जैसे कि बहुत पावर्टी हो, लैक ऑफ पावर्टी है, और कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, नेचुरल कैलेमिटीज़, तब जाके वो पुश होता है कि उसको अब शहरों में जाना है और काम करना है अपने जीवन यापन के लिए, या बहुत ज़्यादा पावर्टी हो या बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो, तब वो जाता है बाहर। लेकिन पुल फैक्टर क्या है? पुल फैक्टर का मतलब होता है कि उसके पास ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो माइग्रेट कर रहा है क्योंकि वो अच्छी से अच्छे एजुकेशन को चाहता है, एजुकेशन अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहता है। और इस वजह से ये 2 फैक्टर हैं जो माइग्रेशन पे डिपेंड करते हैं, और ये दिया था टुटोरो के मॉडल में। तो मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोग को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा सकूँ। तो ये याद रखिएगा, पुल फैक्टर पुश फैक्टर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं inherent model of growth. If warranted rate of growth is below the natural rate of growth, then the possible to maintain steady state growth। अगर हम हैरड डोमर के मॉडल की बात करें, तो इन्होंने 3 तरह की ग्रोथ को बताया था। एक तो एक्चुअल ग्रोथ जिसको जीए से डिनोट किया है, एक वारंटेड ग्रोथ जिसको जी डब्ल्यू से डिनोट किया गया है, और एक नेचुरल ग्रोथ जिसको जी एन से डिनोट किया गया है। अगर ये एकदम इक्विलिब्रियम में आते हैं तो इसको बोला जाता है नाइफ एज इक्विलिब्रियम, यानी चाकूधार संतुलन, नाइफ एज इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता है तो फिर क्या होगा? मान लीजिए कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट ज़्यादा बड़ा हो जी वारंटेड ग्रोथ रेट से। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जब हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा, इसका मतलब वारंटेड ग्रोथ रेट ऐसे ग्रोथ रेट को बोलते हैं जहाँ पे ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में हमारी मार्केट फुल एम्प्लॉयमेंट में काम कर रही है। लेकिन अगर ये एक्चुअल ग्रोथ रेट्स से कम हो जाए तो इसका मतलब कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया है। वैसे ही अगर जी एन यानी कि नेचुरल ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाए जी डब्ल्यू से, तो उसका भी मतलब होता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे हमें बोला है कि वारंटेड ग्रोथ रेट अगर बिलो हो जाए नेचुरल ग्रोथ रेट के, तो पॉसिबल क्या, कैसे पॉसिबल है स्टडी स्टेट ग्रोथ को मेंटेन करना? तो अगर हम इसको देखें, अगर हम कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर दें अनएम्प्लॉयमेंट, तब हम जाके ये मेंटेन कर सकते हैं स्टडी स्टेट ग्रोथ को। क्योंकि इस सिचुएशन में हमारी ऑलरेडी जी डब्ल्यू पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, और कोई फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं, मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन वो जी एन यानी कि नेचुरल ग्रोथ से कम हो जाए अगर ये, तो इसकी वजह से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इसका हिंदी हिंदी है, आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिपोर्ट ऑफ टास्क फोर्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बजट मैनेजमेंट एक्ट हेडेड बाय केलकर कमेटी सजेस्टेड सम पॉइंट्स गिवन बिलो। तो FRBM एक्ट से ये जाना जाता है, और ये एक्ट आया था इस 2002 में ये एक्ट आया था। लेकिन जो टास्क फोर्स ये
ये याद रखेगा। यशवंत सिन्हा ने ये ये एक्ट लाया था यशवंत सिन्हा ने। लेकिन जो टास्क फोर्स गठित की गई थी 2003 में, ये टास्क फोर्स को जो हेड किया था वो किया था विजय केलकर ने। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, जैसे कि हमारे पॉइंट्स थे कि जो टोटल लायबिलिटी है वो जीडीपी के 9% रहेगी, यानी कि टोटल लायबिलिटी 9% ऑफ जीडीपी। उसके बाद इन्होंने बताया था कि कैसे अ, हम इन्होंने एक टारगेट सेट किया था कि 2008 और 9 तक पूरा रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करना है। रेवेन्यू डेफिसिट को पूरी तरह से एलिमिनेट करना है 2008 और 9 तक, इनका ये टारगेट था। और जो फिजिकल डेफिसिट है इसको 3% ऑफ द जीडीपी करना है, 3% ऑफ द जीडीपी। ये इनका कुछ पॉइंट्स दिए थे एफआरबीएम एक्ट में। तो हम देख लेते हैं। फिजिकल डेफिसिट टू बी एबॉलिश्ड, तो ये तो गलत है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट नहीं, रेवेन्यू डेफिसिट को एबॉलिश करने की बात हुई थी। बाकी रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी 3% ऑफ द जीडीपी, नो, यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट की बात हुई थी। तो यानी कि ये दोनों उल्टा बोल रहा है, तो नाइदर वन नॉर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर हम इसके ऑफिशियल आंसर की बात करें तो उसमें ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है, तो उस पर आप मत जाइएगा। हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग। टोबिन टैक्स क्या है? तो टोबिन टैक्स जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो वो एक एक्सटर्नैलिटीज़, यानी कि जो भी वहाँ पे एक्सटर्नैलिटीज़ जनरेट होती हैं उसके ट्रांजैक्शन में, उस पर टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो यानी कि ट्रांजैक्शन इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो उसमें टोबिन टैक्स आता है। बाकी बजट इंसिडेंट्स क्या होता है? तो बजट इंसिडेंट्स ऐसे उसे कहते हैं जब बोथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स पॉलिसी ऑन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, द इफेक्ट ऑफ, यानी कि दोनों इफेक्ट की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहाँ पे जो कंबाइंड बर्डन इफेक्ट है वो गवर्नमेंट का है और उसकी स्पेंडिंग का है, उसको बोलते हैं बजट इंसिडेंट्स। टैक्स इंसिडेंट भी होता है लेकिन वो दूसरा होता है। इसका हिंदी में दिया है, यहाँ पे कोई नहीं होगा। टोबिन टैक्स क्या करता है? विदेशी मुद्रा बाजार के सौदे की बात करता है, और बजट प्रवाह, आय के वितरण और सरकारी व्यय के, एक सेकेंड, सरप्लस, सॉरी, इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। बैलेंस बजट क्यों बोलेंगे? बैलेंस बजट का ये एक डेफिनेशन होता है कि कोई भी अगर डेफिसिट हो तो उसको सिर्फ टैक्सेस से या टैक्सेस से ही हम उसको ख़त्म करें, तो वो ज़्यादा बेटर है, ना कि हम अलग और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करें। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है। फिजिकल डेफिसिट्स को हमें मैच करना है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? जब टोटल डेफिसिट, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट और माइनस टोटल एक्सपेंडिचर और प्लस बोरोइंग। तो जहाँ भी बोरोइंग आया वो फिजिकल डेफिसिट से मैच करेगा। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट पेमेंट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम ऐसे बोलेंगे कि रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हम इसे मैच करेगा। फिर बजट डेफिसिट किसे कहते हैं? टोटल रिसिप्ट एंड टोटल डिस्पर्समेंट को बजट डेफिसिट कहते हैं। और कैपिटल डेफिसिट, रिसिप्ट माइनस डिस्पर्समेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, उसको बोलते हैं हम कैपिटल डेफिसिट। तो हमारा ऑप्शन कोड से बी मैच कर रहा है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जो हिंदी के स्टूडेंट है वो इसको एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, efficiency required that a production of a pure public good is undertaken to the point where, तो प्योर पब्लिक गुड का प्रोडक्शन में क्या होता है? तो प्योर पब्लिक गुड जहाँ पे मार्जिनल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट के इक्वल हो, उसी को बोलते हैं हम प्योर पब्लिक गुड। क्यों इसको इस तरह से बोलते हैं? क्योंकि प्योर पब्लिक गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसमें हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, यानी कि नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट के इक्वल होती है। सम ऑफ मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सोशल बेनिफिट, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें मैच करना है, हमें मैच नहीं करना है, सॉरी, हमें बताना है कि कौन सा मैच नहीं है।
तो रेखी कमेटी किससे रिलेटेड है? रेखी कमेटी का जो रिलेशन है वो है सिंप्लीफाइड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्रोसीजर से नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। रेखी कमेटी का जो है वो उनका रिलेशन है यूनिफॉर्म रेगुलेशन फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो इनका रिलेशन इससे है जिसमें कस्टम ड्यूटी और स्टेट ड्यूटी आती है रेखी कमेटी का। बाकी नन नामजुंदप्पा कमेटी रेलवे फेयर से है, रंगराजन कमेटी बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड गोईपोरिया कमेटी बैंकिंग सर्विस इम्प्रूवमेंट से है। तो ये बाकी सब करेक्ट मैच है। इनकरेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये इसका हिंदी वर्जन है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रेपो रेट ऑफ द रेपो रेट इज द रेट एट विच अदर बैंक बोरो फ्रॉम द आरबीआई। तो आरबीआई से अगर कोई बैंक बोरो करती है तो उसको क्या हम रेपो रेट बोलते हैं? तो यस, आरबीआई से अगर कोई बोरो करता है, बोरो मतलब इन द सेंस कि जब कोई बैंक आरबीआई के पास अपने पैसे रखती है तो जो आरबीआई उस पैसे के बदले उस पर जो इंटरेस्ट देती है उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। तो हमारा ये ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ वन गिनी कोफिशिएंट इन अ कंट्री इम्प्लाइज दैट देयर इज परफेक्ट इक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो यस, दिस इज, अगर वैल्यू 1 है तो वो परफेक्टली इनइक्वालिटी, नो दिस इज रॉन्ग। क्योंकि अगर वैल्यू 1 होगा तो वो परफेक्ट इनइक्वालिटी को दिखाता है, गिनी कोएफिशिएंट की अगर वैल्यू 1 है तो ये ध्यान रखिएगा। अगर वैल्यू 0 है तो वो परफेक्टली इक्वालिटी को दिखाता है, और यहाँ पे हमें उल्टा दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड गलत है। और हमारा ये भी गलत है, रेपो रेट एट अ रेट एट विच अदर बैंक बोरो फ्रॉम द आरबीआई। यानी कि अगर आरबीआई बैंकों का पैसा अपने पास रखती है तो उसको हम उस पर जो चार्ज करती है वो रेपो रेट कहते हैं। तो ये तो करेक्ट है, यानी कि हमारा ऑप्शन ओनली 1 करेक्ट होगा, ना कि ये तीसरा। जबकि ऑफिशियल आंसर की देखें तो उसमें सी करेक्ट है, इसीलिए मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हुई थी। ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ये सी करेक्ट दिया हुआ है, जबकि ये तो गलत है। अगर गिनी कोएफिशिएंट कभी भी आए तो आप लोग ये देखिएगा, क्योंकि गिनी कोएफिशिएंट जब 1 होता है तो वो परफेक्टली इनइक्वालिटी को शो करते हैं और 0 परफेक्टली इक्वालिटी को शो करता है। नेक्स्ट है हमारा रिटेल बैंकिंग इज टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस। तो रिटेल बैंकिंग क्या बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड करता है? ओनली टू अ इंडिविजुअल कस्टमर इज एन इंटीग्रेटेड मैनर। तो क्या रिटेल बैंकिंग, तो यस, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल कस्टमर के लिए होता है जो एकदम इंटीग्रेटेड मैनर में के यूज़ होता है, उसी को बोलते हैं रिटेल बैंकिंग, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। और आजकल ये बहुत चलन में भी है कि बैंकिंग सर्विसेज आजकल हम घर पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेबर मार्केट रिफॉर्म एम। तो लेबर मार्केट का क्या रिफॉर्म का मेन एम था कि लेबर मार्केट फ्लेक्सिबल हो। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी वर्जन यही है कि खुदरा बैंक आपको बैंकिंग की सुविधा मुहैया कराता है सांकेतिक ढंग से केवल एक उपभोक्ताओं को, और रेपो रेट वह दर है जिसमें अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, तो उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। ये तो सही है, लेकिन ये हमारा गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा। और श्रम बाजार सुधार का लक्ष्य होता है श्रम बाजार का लचीलापन। नेक्स्ट है हमारा जन धन योजना कंसर्न। तो जन धन योजना किसे कंसर्न करता है? तो ये तो सबसे पहले ये बैंकिंग सेक्टर से कंसर्न करता है, और ये 2014 में ये आया था सितंबर में, जन धन योजना। और इसका एम क्या है? एक तो एम है इसका कि सारे लोगों को बैंकिंग सर्विस को प्रोवाइड करना, और जिसमें ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और उसके साथ साथ अब पहले 5,000 थी, अब उससे बढ़ के 10,000 रुपये हो गई है ओवरड्राफ्ट की। और रुपए कार्ड को वो इन रुपए कार्ड में ही इन बिल्ट होता है, जो रुपए कार्ड मिलता है उसी में रुपए कार्ड विथ इनबिल्ट एक्सीडेंट कवर, इसी में एक्सीडेंट कवर भी इनबिल्ट होता है, तो ये भी एक अच्छा है। और इसमें पीएम सुरक्षा, ये सोशल सिक्योरिटी के लिए भी है, जैसे पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनधन योजना हमारा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट रिप्रेजेंट द फीचर ऑफ इंडियन लेबर मार्केट। तो इंडियन लेबर मार्केट का फीचर नहीं है, हमें ये बताना है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडियन मार्केट का फीचर तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ मोबिलिटी, तो ये इसका फीचर नहीं है। परफेक्ट मोबिलिटी होता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ मोबिलिटी ऐसा नहीं है, इंडियन लेबर मार्केट की मोबिलिटी बहुत अच्छी है, तो यही इसका फीचर नहीं है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें माइग्रेटरी लेबर, परफेक्ट मोबिलिटी ये सब होती है, पावर्टी लिटरेसी, लेकिन होमोजेनिटी होती है। तो बाकी तो एक एक फीचर दे दिया है, लेकिन ये लैक ऑफ मोबिलिटी था और लैक ऑफ स्किल, तो ये नहीं होगा फीचर। हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, हमें 4 नंबर्स दिए हुए हैं और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 8 दी हुई है। हमें इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर दे रही हूँ। देखिए ज्योमेट्रिक मीन होता है जो भी नंबर होते हैं उसका अंडर रूट। तो हमें ज्योमेट्रिक मीन 8 दिया है और नंबर कितने हैं हमारे पास, 4, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 16 इंटू 32 ये नंबर है, यानी कि फोर्थ का रूट दिया हुआ है। अब हमें ये 8, अगर हम इसको रूट को हटाते हैं तो 8 के ऊपर पावर 4 लग जाएगा, तभी जाके ये रूट हटेगा। ये रूट हटेगा तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1024x। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। और 8 का रूट क्या बन जाएगा, 4096, और ये हमारा 1024x है। अब हाँ, हमें x निकालना है तो x यहीं रहेगा और ये पोर्शन इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4096 अपॉन 1024, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हम ऑफिशियल आंसर की में देखें तो उसमें 8 दिया है, तो ये तो गलत है। तो हमेशा ऑफिशियल आंसर की को सही मत मानिएगा, उसके क्वेश्चंस गलत भी होते हैं उसके आंसर्स। अब हमें मीन दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है और मीडियन निकालना है। तो अगर हम एक फॉर्मूला देखेंगे तो मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब हमें जो वैल्यू दी हुई है, हमें मीडियन निकालना था, मोड और मीन की वैल्यू दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। मोड की वैल्यू दी हुई है 25, तो 25 लिखेंगे मोड की जगह। 3 मीडियन हमें निकालना है, माइनस 2 मीन की वैल्यू दी है 28। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 1 2 2 जा 4 5 56, और ये इधर आएगा तो 25 प्लस 56 हो जाएगा, और ये 3 मीडियन। अब इसको हम ऐड करेंगे 25 और 56 को, तो ये बन जाएगा 5 5 10 11 1 1 5 2 7 8, ये 8, तो यानी कि 81 इज इक्वल टू 3 मीडियन। अब हम यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 81/3। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। इसका हिंदी वर्जन दिया है, जो बच्चे हिंदी में हैं वो ये देख लेंगे। इसमें 27 करेक्ट था, इसमें 8 करेक्ट था, और इसमें ये था, और जनधन योजना किस लिए है, बैंक जमा है। नेक्स्ट है हमारा, हमें सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है और हमें इसको सॉल्व करना है। अगर हम देखें, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 दी है सॉल्विंग की, और बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 दी है। व्हेन द प्रॉब्लम इज गिवन टू देम, अगर प्रॉब्लम दी हुई है तो जो प्रॉब्लम दी है उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है ए की और बी की। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, तो कितने प्रॉब्लम सॉल्व्ड हुए हैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो सबसे पहले इसको निकालने का तरीका मैं यहाँ यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ। पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए क्या दिया हुआ है, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग क्या हो जाएगा, हम 1 से माइनस कर देते हैं, तो ये निकल जाएगा 3/4। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग बी क्या है, इज इक्वल टू 1/3। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग बी करें तो वो क्या हो जाएगा, 1 - 1/3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या निकल जाएगा,
ये थ्री को हम एलसीएम लेते हैं तो ये 2/3 आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग बी है। तो हमें सॉल्विंग और नॉट सॉल्विंग दोनों मिल गया है। तो हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दोनों का मतलब कि एक एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग। अब देखिए सॉल्विंग ए है 1/4 और ए नॉट मतलब नॉट सॉल्विंग क्या है 3/4। इसी तरह बी है 1/3 और नॉट सॉल्विंग क्या है 2/3। ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 2/3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल होगा तो हमें क्या मिल जाएगा 2/4। तो हमें मिला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग, लेकिन हमें क्या निकालना है प्रोबेबिल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये नॉट सॉल्विंग का है और सॉल्व हो गया हो तो 1 में से माइनस कर देंगे नॉट सॉल्विंग का, तो 2/4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 कॉमन है, 4 - 2 तो ये मिल जाएगा 2/4 और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/2। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो गया सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो 1/2, तो 1/2 हमारा फर्स्ट में, तो फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार इसको पॉज करके देख लीजिएगा। मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि इसने पूरा स्क्रीन को कवर कर लिया है। या फिर अभी रहने देते हैं, जो स्टूडेंट सॉल्व कर रहे होंगे उनके लिए। बाकी टाइप 1 एरर इज डिफाइंड एज, टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर भी बोलते हैं। और एक होता है एरर, दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर किसे कहते हैं कि जब हमारी प्रोबेबिलिटी, जब हम अपने नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू होती है फिर भी हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको फॉल्स होती है लेकिन हम उसको ट्रू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, यानी कि नल हाइपोथेसिस सही होती है लेकिन तो भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। अगर टाइप 2 एरर किसे कहते हैं कि एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसको बोलते हैं हम टाइप 2 एरर और इसको हम बीटा एरर भी बोलते हैं। और 1 माइनस बीटा को हम बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट। तो ये भी आता पूछता है पावर ऑफ टेस्ट किसे कहते हैं, तो 1 माइनस बीटा को बोलते हैं। इस तरह से हमें पता चल गया कि ये क्या होता है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए मुझे पूरा इरेज करना पड़ेगा, तो पहले तो मैं इरेज कर लेती हूँ। इसका हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट था और इसका हमारा रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। मैं यहाँ पे 37 वाला क्वेश्चन करूँगी। हमें क्या दिया हुआ है, हमें अंडर रूट XY दिया हुआ है 0.6। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन y, स्टैंडर्ड डेविएशन x, मीन ऑफ x, मीन ऑफ y दिया हुआ है और हमें एक रिग्रेशन निकालना है y ऑन x। हमें ये ध्यान रखिएगा y ऑन x निकालना है। तो अगर y ऑन x निकाला, अगर y पहले पूछा है तो ये हमारा ऐसे इक्वेशन बनेगा। ये तो ये देखिए जो ये x एंड y है ना, इसको हम r भी बोलते हैं। और हमें y ऑन x था ना, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन y ऊपर होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन x नीचे होगा और उसके बाद x माइनस एक्स बार। अब हमें सारी वैल्यूज़ को इस पे पुट कर देना, हमारा इक्वेशन बन गया। अगर मान लीजिए हमें x ऑन y होता, x ऑन y होता तो ये इक्वेशन ऐसे लिखा जाता, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर, यानी कि अंडर रूट एक्स एंड वाई सिग्मा एक्स अपन सिग्मा वाई, वाई माइनस वाई बार। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर x ऑन y पूछे तो ये इक्वेशन लगाएंगे, हमें y ऑन x पूछा था तो ये इक्वेशन लगाएंगे। y माइनस वाई बार हमें कितना दिया है, ये 114, तो 140 लिख लेंगे। अंडर रूट एक्स वाई यानी r की वैल्यू क्या है 0.6, तो 0.6 लिखेंगे। ये 50 है ऊपर, तो 50 अपॉन सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 10, 10 लिखेंगे। x माइनस एक्स बार की वैल्यू दी हुई है 30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे कैंसिल और इसे मल्टीप्लाई करेंगे कि तो क्या आएगा 3 और यहाँ पे x माइनस 30 और ये क्या है y माइनस 140। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 3x बन गया और ये माइनस बन जाएगा 3 3 जा 9।
ये 3x और माइनस ये 3 3 जा 9, तो ये 90, और यहाँ पे y माइनस 140। अब हम y को इधर ही रहने देते हैं और 3x माइनस 90 और ये प्लस 140, जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्लस 50। तो ये 3x और प्लस 50, और y की इक्वेशन हमें निकल गया y 3x प्लस 50। अब हम देख लेते हैं 3x प्लस 50 किधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, 3x प्लस 50 यही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, इसका हिंदी वर्जन है, मैंने बाकी समझा दिया है आपको, आप पीछे की स्लाइड में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग। तो देखिए मेथड ऑफ सैम्पलिंग की बात करें तो सैम्पलिंग के दो मेथड होते हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी मेथड और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मेथड में यानी कि जिसको हम रैंडमली हम सैंपल जिसे कलेक्ट करते हैं, जैसे कि सिस्टमैटिक सैंपल, उसके बाद इसमें रैंडम सैंपल, रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद आता है इसमें स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये सब आते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में जैसे कि कोटा सैम्पलिंग, उसके बाद स्नोबॉल सैम्पलिंग, परपसिव सैम्पलिंग, और उसके बाद इसके और भी टाइप्स हैं, जैसे कि नॉन रैंडम तरीके से कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो ये इसके टाइप्स हैं। हमें पूछा है कि कौन सा मेथड नहीं है, तो देखिए सिस्टमैटिक भी देखा, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड है, कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड है, स्नोबॉल सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड है, लेकिन कहीं भी हमने लार्ज सैम्पलिंग नहीं देखा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नीचे है ग्रोथ इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 कि ग्रोथ ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय। तो अगर हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो इसको एक्सप्लेन किया है माइकल पोर्टर ने, इसको बोलते हैं माइकल पोर्टर अप्रोच। तो माइकल पोर्टर ने बताया है कि कैसे एक नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस होगी और किसी भी इंडस्ट्री की, जो डिपेंड करता है कि कैपेसिटी कैसी है इंडस्ट्री की इनोवेट करने का और अपडेट करने का। और इन्होंने 5 तरह के फोर्सेस बताए हैं कि कैसे इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी। तो 5 तरह के फोर्सेस में इनका पहला फोर्स है नेशनल कि पहले तो इवेलुएट करना है कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, इवेलुएट योर कॉम्पिटिटर्स, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इवेलुएट योर कॉम्पिटिशन, योर कॉम्पिटिटर्स पहला है। दूसरा है इनका कि हमें कैलकुलेट करना है योर सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, यानी कि उसके बाद हमने जब इवेलुएट कर लिया उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट योर सप्लायर बार्गेनिंग पावर, यानी कि उसका बार्गेनिंग पावर कैसा है हमें ये देखना है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, हमें इवेलुएट करना है योर बायर्स बार्गेनिंग पावर, यानी कि इवेलुएट योर बायर्स बार्गेनिंग पावर। उसके बाद चौथा क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रेड ऑफ मानसून, यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना है थ्रेट थ्रेट ऑफ पोटेंशियल न्यू एंट्रेंस, सॉरी, आइडेंटिफाई थ्रेट ऑफ पोटेंशियल न्यू एंट्रेंस। उसके बाद पांचवा इन्होंने जो दिया था अपने 5 फोर्सेस को कि कैसे किसी भी इंडस्ट्री का ग्रोथ किया जा सकता है, तो पांचवा हमें इवेलुएट करना है, इवेलुएट द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस। अगर हम ये 5 चीज़ों को इवेलुएट कर ले तो कोई भी कंट्री को का ग्रोथ पॉसिबल हो सकता है, और इसी को हम बोलते हैं पोस्टर अप्रोच, और इसका फुल फॉर्म मतलब पोस्टर
का नाम नहीं है, माइकल पोस्टर इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है द फॉर्म ऑफ मल्टी कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। तो मल्टी कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड जिससे रिलेटेड है उसको बोलते हैं हम लैस्प्रे इंडेक्स। नेक्स्ट है हमारा इन द ऑफर कर्व हैज अ यूनिटरी इलास्टिसिटी देन द ऑप्टिमम टैरिफ विल बी। अगर ऑफर कर्व हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी होगा तो हमारा ऑफर कर्व क्या होगा, तो ऑफर कर्व की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। इसका हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी आप को मैंने समझा दिया कि कैसे कौन सा अप्रोच किससे रिलेट है। नेक्स्ट चलते हैं हम। एन ओवर वैल्यूड इंडियन रुपी इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विल बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस। तो अगर मान लीजिए कि ओवर वैल्यूड हो गया है रुपी का, इसका मतलब मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि अगर डॉलर एक डॉलर की वैल्यू 70 रुपये थी तो हमारी करेंसी का ओवर वैल्यू हो गया, तो अभी एक डॉलर की वैल्यू 65 रुपीज़ हो गई है, मतलब कि 5 रुपये कम हो गया है। इसको बोलते हैं ओवर वैल्यू ऑफ करेंसी। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कंसिक्वेंस क्या होगा ओवर वैल्यू ऑफ करेंसी का, तो इसका कंसिक्वेंस होगा कि हमारा इम्पोर्ट चीपर हो जाएगा और एक्सपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएगा। ये कैसे होगा, तो इसको चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 70 रुपये पहले आपका करेंसी था, लेकिन अब 65 हो गया है। आपको लग रहा है ये तो कम हो गया है, लेकिन कम तो हो गया है, लेकिन हमारी वैल्यू तो बढ़ गई है फॉरेन एक्सचेंज में। पहले 70 थी, अब 65 हो गई है। इसी को बोलते हैं ओवर वैल्यूड इंडियन रुपीज़। इसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए जो बाहर की कंट्रीज थी वो $1 दे के 70 रुपये तक का सामान ले लेती थी, लेकिन अब वो $1 दे के सिर्फ 65 रुपये का ही सामान ले पा रही हैं। तो अब वो क्या करेंगी, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हमारा महंगा हो गया, तो हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा और उसके कंपैरिजन में हम 65 में ही दे के $1 का सामान ले सकते, पहले हमें 70 देना होता था। तो अब इससे वजह से इम्पोर्ट हमारे लिए चीपर कहलाएगा, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इश्यूज वर नॉट एड्रेस्ड इन उरुग्वे राउंड। तो उरुग्वे राउंड 1986 में हुआ था और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंक्लूजन था वो था फॉर्मेशन ऑफ WTO। इसी के बाद ही WTO के फॉर्मेशन की बात हुई थी और इसमें बहुत सारी चीज़ों पे एड्रेस किया गया था। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विसेज, टैरिफ्स। बट उरुग्वे राउंड में माइग्रेशन से ऊपर कोई बात नहीं हुई है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। द टर्म्स ऑफ ट्रेड रिफर्स टू। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या रिफर्स करता है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमें बताता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्राइस। यानी कि बेसिकली हम एक्सपोर्ट रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस अपॉन इम्पोर्ट प्राइस ही हम देखते हैं। अगर इसके टर्म्स ऑफ ट्रेड के बहुत सारी थ्योरीज है, जैसे कि कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड के चीज़ें हैं और ये रेशियो बताता है प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का। प्लान हॉलीडे किसे कहते हैं, तो प्लान हॉलीडे कब हुआ था, प्लान हॉलीडे हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान, जो थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा 1960 से लेके 65 तक चलना था, उस उसके बाद ही अब थर्ड 5 ईयर प्लान में बहुत सारा कुछ हो गया, जैसे कि 1962 में इंडो चाइना वॉर हो गया, इंडो चाइना वॉर। फिर उसके बाद 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर हो गया, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी एकदम डबाडोल हो गई और उसके साथ साथ बहुत सारे मानसून की भी दिक्कतें आ गई। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान में तो हो गई थी, तो जिसकी वजह से फोर्थ ईयर 5 ईयर प्लान को डिले कर दिया गया और उसकी जगह पे प्लान हॉलीडे के नाम से 3 ईयर का प्लान बनाया गया, जो कि 1966 से लेके 1969 तक का बनाया गया था। तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो बच्चे हिंदी में हैं वो एक बार इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हमें 46 से लेके 50 तक कर स्टेटमेंट को बताना है और हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे दिया हुआ है। मैंने कितनी बार ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करा है। असर्शन है हमारा, पैरेटो ऑप्टिमेलिटी क्रिएशंस कैन नॉट बी यूज्ड अलोंग टू मेजर वेलफेयर लेवल ऑफ द पीपल। क्या पैरेटो ऑप्टिमेलिटी वेलफेयर ऑफ का क्राइटेरिया
लोगों के वेलफेयर को नहीं मेजर करती है, तो नहीं, ये इफ़िशियंसी को मेजर करती है कि किसी भी प्रोडक्ट की कितनी इफ़िशियंसी क्या है उसको मेजर करती है, तो ये तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ पैरेटो ऑप्टिमैलिटी फेल इन द केस ऑफ एक्सटर्नलिटी पब्लिक गुड्स एंड मिसिंग मार्केट। तो क्या पैरेटो ऑप्टिमैलिटी पब्लिक गुड के उसमें फेल हो जाती है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी करेक्ट है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो इस वजह से हमारा ये जो सेकंड ऑप्शन है ना कि बोथ वन एंड आर तो ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एपीसी नेवर बी जीरो वाइल इट इज़ ग्रेटर देन वन। तो ये बात तो सही है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर लोग व्यक्ति कमाता भी नहीं है लेकिन उसको खाने के लिए कंज्यूम कुछ ना कुछ तो करता ही है, इसीलिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है। इसका रीज़न बताया है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इवन इनकम इज़ ज़ीरो। तो ये हमारा रीज़न एकदम करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर वन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक हमारा कोड इसके हिसाब से करेक्ट होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हिंदी वर्जन है, तो इसमें हमारा बी सही था, इसमें ए सही है। नेक्स्ट है हमारा द इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी एग्जामिन प्रोडक्शन फंक्शन दैट शो इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो ये अगर हम सोलो की बात करें तो उन्होंने डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात की थी, लेकिन इंडोजिनस ने इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात की है, और इसमें इन्होंने जितने भी इसके इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी से रिलेटेड जैसे इके मॉडल, रूमर मॉडल, लुकास मॉडल एंड उज्वा मॉडल, तो ये सारे ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जितना जितना हम इन स्पेशलाइज कर दें नॉलेज पे या इन्वेस्ट करें हम नॉलेज पे, ह्यूमन पे, तो हमारा ग्रोथ उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये दोनों हमारा सही है, कि रीज़न भी इसका सही है कि देयर इज स्पेशलाइजेशन इन इन्वेस्टिंग नॉलेज एंड कैपिटल। तो हमारा जो ए था ना कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन अ वेल शिफ्ट कर्व मीन मोड मीडियन वुड बी आइडेंटिकल। तो येस, अगर हम वेल शिफ्ट कर्व की बात करें तो ये हमारा वेल शिफ्ट कर्व है। यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड ये सारे इक्वल होते हैं, यानी आइडेंटिकल होते हैं, तो ये सही है। देर इज़ नो स्क्यूनेस इन सच कर्व। यस, स्क्यूनेस क्या होता है? अगर स्क्यूनेस किसे कहते हैं? जब हमारा कर्व एक साइड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए, यानी कि स्क्यूड हो जाए, लेफ्ट या राइट टेल किसी की बढ़ जाए, उसको हम बोलते हैं स्क्यूनेस। यानी कि अब हमारा सिमेट्रिकल कर्व नहीं है, तो हमारा यहाँ पे कोई स्क्यूनेस नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो कर्व है वो एकदम वेल शेप्ड का होता है, तो उसको बोलते हैं वेल शेप्ड कर्व, और जहाँ पे कोई स्क्यूनेस नहीं होता है। तो ये दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि मीन मोड मीडियन इस वजह से ज़ीरो नहीं है क्योंकि ये स्क्यूनेस है, इसके और भी कारण होते हैं, तो ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करती है, तो इसीलिए बी सही है कि दोनों सही है बट एक्सप्लेन करेक्ट नहीं करती है। आज का हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 come into the force of our MRTP Act, ये मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कि 1969 में आया था, इसी को हटा के कंपटीशन एक्ट 2002 लाया गया, तो ये तो हमारा सही है। नेक्स्ट रीज़न क्या है? MRTP एक्ट वॉज टू रिस्ट्रिक्टिव एंड curtailed फेयर कंपटीशन इन द मार्केट। तो येस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव थी और कंपटीशन को, अच्छे कंपटीशन को ये मार्केट में नहीं आने देती थी, इसकी वजह से इसको हटा के नए तौर पे कंपटीशन एक्ट लाया गया। तो ये दोनों सही है और रीज़न पे सही है, तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है। तो हमारा आज का पेपर यहीं पे ख़त्म होता है, पेपर 2 यानी 2015 दिसंबर का पेपर 2 हमने कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पेपर 3 को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।